तो ये रहा फ्रेंड मेरा आज का पहला क्वेश्चन। तो चलिए सबसे पहले आप लोग वीडियो पॉज कीजिए और इसको ट्राई कीजिए। अभी हम लोग मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस सेशन में हम लोग 18 से 19 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और सारे ही क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। अभी हम लोग मिक्स क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, फिर उसके बाद साथ ही साथ हम लोग साइमल्टेनियसली आपके चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जैसे कि आप लोग बोल रहे हो कि प्रीवियस ईयर का पेपर भी मैं साथ ही साथ सॉल्व कराऊँ, तो उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सब कुछ हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। केवल आप लोग अपना सपोर्ट बना के रखो और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा बस आप लोग प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर फिलहाल मैं सेशन को स्टार्ट करता हूँ। तो ये रहा आपका आज का पहला क्वेश्चन, और जैसे कि आप लोग जानते हो मेरा ऑलमोस्ट सभी वीडियो रिकॉर्डेड होता है। आप लोग अपने हिसाब से सारे क्वेश्चन को पॉज फॉरवर्ड करके जल्दी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, जिससे आपका टाइम सही तरीके से यूटिलाइज हो पाए। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन बोला एक वर्ग और आयत की परिधि बराबर है यदि उनका क्षेत्रफल a मीटर स्क्वायर और b मीटर स्क्वायर है तो सही कथन क्या होगा। यानी अब से अब पूछा है कि सही करेक्ट स्टेटमेंट कौन होगा ऑप्शन में, ये अब आपको बताना है। यानी सिंपली क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि कोई एक वर्ग है, यानी कोई एक स्क्वायर है और एक आपका रेक्टेंगल है, ठीक है, यानी एक आयत है। अब आपको क्या बोल रहा है, हिंट के तौर पे क्वेश्चन में ही दे रखा है आपको कि दोनों का पेरीमीटर यानी परिधि जो है वो बराबर है, ठीक है, दोनों का पेरीमीटर बराबर है। और साथ ही साथ उनका एरिया दे रखा है, स्क्वायर का क्षेत्रफल दे रखा है a मीटर स्क्वायर और रेक्टेंगल का एरिया दे रखा है b मीटर स्क्वायर। आपसे इन दोनों के बीच में रिलेशन पूछ रहा है, ठीक है, रिलेशन पूछ रहा है, a और b के बीच में रिलेशन क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। बताओ। अब अगर आप मेरा वीडियो देखते होंगे, फॉलो करते होंगे, तो आपको मैंने बताया था कि जितने भी स्क्वायर होते हैं वो सभी आपके रेक्टेंगल होते हैं, मगर जितने भी रेक्टेंगल होंगे वो जरूरी नहीं है कि आपके स्क्वायर होंगे ही होंगे। और जब आपका स्क्वायर और रेक्टेंगल का पेरीमीटर सेम हो तो आपको पता है कि जो स्क्वायर का एरिया होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा, रेक्टेंगल के एरिया से। मतलब ये है कि आपका जब दोनों का अगर परिधि बराबर है तो सीधा सीधा मतलब क्या है, स्क्वायर का एरिया आपका हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा रेक्टेंगल का एरिया से। यानी यहाँ पर सिंपली आप अगर आपको ये पता होता है तो आप डायरेक्ट आंसर बताते हो ऑप्शन नंबर थर्ड। क्योंकि आप यहाँ पर खुद से अगर आपको ये चीज नहीं भी पता है तो आप खुद से एक वैल्यू पुट करके आप चेक कर सकते हो। आप खुद से कोई पेरीमीटर मान सकते हो, जैसे कि अगर मैं पेरीमीटर मान लूँ, कुछ भी मान लो, अगर मैं पेरीमीटर मान लेता हूँ 20, ठीक है, अगर मैं दोनों का परिधि अगर 20 मान लेता हूँ तो इसका मतलब सबसे पहले आप मुझे बताओ, ये स्क्वायर का चारों साइड इक्वल होता है, यानी चारों आपका जो भुजा होता है वो एक बराबर होता है। तो इसका मतलब 5 5 5 5 करके होगा। बात समझना। अब उसी तरीके से अगर मैं आयत की बात करूं, यहां पर अगर रेक्टेंगल का अगर मैं बात करूं, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2l+b। अब देखो यहाँ पर 2l+b, क्योंकि दो ठो आपका लेंथ होता है, दो ठो ब्रेथ होता है। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे, अगर इसका पेरीमीटर 20 है तो 20 का आधा कितना हो जाएगा, 10। तो इसका मतलब जो लेंथ और ब्रेथ का जो आपका जोड़ होगा वो कितना होगा, 10 ही होगा। अब आप यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ अगर आप पुट करके देखोगे खुद से, क्योंकि दोनों का मैक्सिमम भी रखोगे ना, अगर लेंथ और, क्योंकि आपको एरिया का बात करेंगे, क्योंकि एरिया यहाँ पर आपका एरिया मैक्सिमम कब आएगा, जब लेंथ और ब्रेथ दोनों बड़ा होगा, तभी तो आपका एरिया ज्यादा से ज्यादा आएगा ना। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर लेंथ को अगर 6 कर दूं और ब्रेथ को अगर मैं 4 रख दूं तो 6 चौके क्या होगा एरिया, देखो गुना करके देखो, 6 चौके 24 होगा। फिर भी देखोगे तो इसका एरिया क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25। बताओ इससे छोटा हुआ कि नहीं हुआ। बात समझ रहे हो। तो इस यानी इसका मतलब हर केस में आप जो भी वैल्यू रख लो, अगर पेरीमीटर सेम है तो स्क्वायर का एरिया हमेशा बड़ा होता है रेक्टेंगल के एरिया से। बात समझ रहे हो। आप यहाँ पर लेंथ ब्रेथ में कुछ भी रख लो, क्योंकि अब मैंने यहाँ पर बड़ा से बड़ा वैल्यू, क्योंकि आपका एरिया बड़ा तभी आएगा जब लेंथ और ब्रेथ आपका बड़ा होगा। क्योंकि आप बराबर कर दोगे 5 और 5 तो फिर ये आपका स्क्वायर बन जाएगा। बात समझ रहे हो। तो इसी के लिए 6 और 4 करो या 7 और 3 करो, 7 21 होगा। 8 और 2 करोगे तो 16 होगा। जैसे जैसे फिर कम होगा, 9 और 1 करोगे तो 9 हो जाएगा। बात समझ रहे हो। तो बस, तो इसका आंसर होगा फिलहाल यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो जल्दी से। किसी व्यक्ति ने एक घड़ी 10% की छूट पर खरीदी। यदि वह उसे 20% की छूट पर खरीदता तो उसे 125 रुपये कम में मिलती। तो घड़ी का अंकित मूल्य बताओ क्या होगा। यानी मार्क प्राइस आपसे पूछा गया है। अब आप सिंपली मार्क प्राइस अगर हम लोग 100 रख देते हैं, ठीक है, तो 10% का डिस्काउंट मतलब कितना में मिला होगा, 90% में सामान को मिला होगा। अब बोल रहा है कि अगर 20% का छूट मिलता है, यानी अगर 100 में अगर 20% का छूट मिलेगा तो कितना में मिलेगा, यानी 80% मिलेगा। तो इसी का बीच का जो डिफरेंस है वो 125 रुपए का है। क्योंकि ध्यान से देखो, वही बोला है
कि अगर 20% का छूट पर खरीदता तो उसे 125 रुपये कम में मिलता, यानी यही 10% का जो वैल्यू है वो आपके 125 के बराबर है। आपसे मार्क प्राइस पूछा था, यानी 100% का वैल्यू पूछा था, तो 10% का वैल्यू अगर 125 होगा तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 से गुना कर देंगे क्योंकि ये भी 100%, तो ये क्या हो जाएगा 1250, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो। यहां पर बोला है द कंपाउंड रेशियो ऑफ द इनवर्स रेशियो ऑफ द रेशियो, यानी आपको इन अनुपातों के व्यतिक्रमी अनुपातों का मिश्र अनुपात आपको पूछा गया है। ठीक है, तो मिश्र अनुपात बताओ। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कंपाउंड रेशियो, पहले आप इस क्वेश्चन को छोड़ दो, अगर आप कंपाउंड रेशियो की बात करोगे, कंपाउंड रेशियो हम लोग फाइंड कैसे करते हैं, यानी अगर कोई भी, अगर मैं सिंपली अगर बोलूं ए और बी अनुपात है, यहां पर सी और डी अनुपात है, ठीक है, ठीक है, दो अनुपात है, ए और बी अनुपात है और सी और डी अनुपात है। अगर मैं इसका बोलूं कि इसका मिश्र अनुपात है यानी कंपाउंड रेशियो क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से गुना कर देना, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से गुना कर देना, यानी ए बाई बी इंटू सी बाई डी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ओवरऑल ए सी बाई बी डी हो जाएगा। अब चाहे कितना भी अनुपात क्यों ना हो, चाहे देखो यहां पर ए बी अनुपात है, सी डी अनुपात है, फिर यहां पर आप ई एफ अनुपात रख लो, ठीक है, ई एफ अनुपात, यहां पर आप जी और एच का अनुपात रख लो। अगर इन चारों अनुपात का आपसे बोले कि कंपाउंड रेशियो बताओ यानी मिश्र अनुपात बताओ, तो सीधा सीधा क्या करना, न्यूमरेटर यानी जितने भी अंश होंगे सभी का गुना करके और फिर हर के साथ गुना कर देना, वही रेशियो आपका होगा। मतलब यहां पर सीधा सीधा ये आपका क्या हो जाएगा, ए इंटू सी इंटू ई इंटू जी हो जाएगा, और फिर उसी तरीके से यहां पर बी इंटू डी इंटू एफ इंटू एच हो जाएगा। बात समझ गए, यानी अब आप समझ गए कंपाउंड रेशियो कैसे निकालते हैं। बस अब आप यहां पर क्वेश्चन ध्यान से देखो, ये आपको उल्टा घुमा के बोल दिया है, आपको बोला है कंपाउंड रेशियो निकालने के लिए, मगर किसका, इन रेशियो का इनवर्स का, यानी इनके व्यतिक्रम का आपसे मिश्र अनुपात पूछा है। तो पहले आप कुछ भी करो, ठीक है, या तो पहले आप इसका कंपाउंड रेशियो निकाल के उसको इनवर्स कर दो, या फिर पहले इनवर्स करके उसका कंपाउंड रेशियो निकाल दो, बात घुमा फिरा के वही पढ़ने वाला है। तो सबसे पहले अगर मैं इसका कंपाउंड रेशियो निकालूंगा तो यहाँ पर इन सभी का न्यूमरेटर को मैं गुना कर दूंगा, यानी ये x हो गया, इसमें से y हो गया और इसमें से z हो गया। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, yz है, zx है और xy है, यानी ध्यान से देखोगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा, z स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो एक बार ये कट होके क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स वाई एक्स इंटू वाई इंटू जेड हो जाएगा। अब आप ये आपका आंसर नहीं होगा, अभी आपको इन्वर्स भी करना है, क्योंकि आपने पहले क्या किया, पहले कंपाउंड रेशियो निकाला, अब बाद में इन्वर्स कर दीजिए। अब आप इसको इन्वर्स कर दोगे यानी उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा आंसर, एक्स वाई जेड इज टू 1, यानी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो। यहां पर बोला एक टेप रिकॉर्डर को 1040 में बेचने पर व्यक्ति को 4% का लाभ होता है, यदि वह 950 रुपए में बेचे तो उसे कितने का प्रतिशत का हानि होगा, यह आपको पूछा है। चलो, अगर कोई टेप रिकॉर्डर को 1040 में बेचने पर व्यक्ति को 4% का लाभ हो रहा है, आपको पता है कि कोई भी सामान खुद में 100% होता है, ठीक है, कोई भी सामान खुद का जो क्रय मूल्य होता है ना वो खुद में 100% होता है। अगर 1040 में बेचने पर व्यक्ति को 4% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब उस सामान को कितने में बेच रहा होगा, 104% में बेच रहा होगा। बात को समझो, 104% बेच रहा होगा तभी तो जाके उसको मतलब 4% में लाभ हो रहा है, इसका मतलब 1040 में बेचने पर उसको 4% का लाभ हो रहा है। यानी आप सिंपली कह सकते हो कि ये 104% का ही वैल्यू आपको दे रखा है 1040 के बराबर। तो अब आपसे बोला है कि अगर 950 रुपए में बिक रहा है तो बताओ उसका प्रतिशत हानि क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि आप सबसे पहले क्रय मूल्य निकालोगे तभी तो आपको पता चलेगा ना कि आपका कितना लॉस हो रहा है या फिर कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि लॉस हो या प्रॉफिट हो सारा कुछ हम लोग काउंट करते हैं क्रय मूल्य पर। अब आपको दिख रहा है ये साफ साफ 104% अगर 1040 के बराबर है तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 के बराबर हो जाएगा, यानी आपका 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1000 रुपए के बराबर हो जाएगा। अब आप देखो 1000 का क्रय मूल्य अगर 950 में बिकेगा तो कितने का लॉस हो रहा है, यानी 50 का लॉस हो रहा है। 50 का लॉस कितने में हो रहा है, 1000 में लॉस हो रहा है, तो 50/1000 कितना परसेंट होगा, 5% होगा, यानी करेक्ट आंसर सीधा होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 5% का हानि हो रहा है। क्लियर, चलिए यहां पर मैं एक एक स्टेप बता रहा हूं ताकि यहां पर हर किसी को समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन इसको देखो।
यदि किसी वर्ग का प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा। डायरेक्ट सक्सेसिव लगाओगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, मतलब बनते हैं। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि आपके शिफ्ट में नहीं बनेंगे तो किन्हीं के शिफ्ट में जरूर बनेंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आज भी पूछे जाते हैं आपके, चाहे वर्ग में बोले चाहे आपका रेक्टेंगल में बोले। ठीक है, किसी में भी पूछ सकता है आपसे। तो यहाँ पर अगर बोल रहा है कि वर्ग का अगर हम प्रत्येक भुजा को 10% से बढ़ाएं तो क्षेत्रफल में कितना का वृद्धि होगा, तो डायरेक्ट सक्सेसिव लगा सकते हो। 10%, फिर 10% का बढ़ोतरी हुआ, और यहाँ पर आपका 10/10 यानी बोले तो कितना हो जाएगा, ये आपका 100/100 यानी सीधा सीधा, सॉरी प्लस होगा ना, क्योंकि प्लस 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 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 21% का बढ़ोतरी होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो। अब यहां पर क्या बोला, प्रत्येक रविवार को जिन 3 मील जॉगिंग करता है, सप्ताह के शेष दिनों में वह प्रत्येक दिन पिछले दिनों का अपेक्षा 1 मील अधिक जॉगिंग करता है। तो बताइए 2 सप्ताह में जिन कितने मील का जॉगिंग करेगा, आपको बताना है। बताओ, इसको ट्राई करो। यहाँ पर अगर आपको अगर अच्छे से नहीं दिख रहा होगा तो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप लोग अपना मोबाइल स्क्रीन या फिर जो भी है आप लोग उसको फुल स्क्रीन जरूर कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एक अच्छे तरीके से क्लियर दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो पहले क्वेश्चन में क्या बोला, प्रत्येक रविवार को जिन 3 मील जॉगिंग करता है। ठीक है, यानी वो हर एक संडे को आपका 3 मील जॉगिंग करता है। ठीक है, अब आगे क्या बोला, सप्ताह के शेष दिनों में वह प्रत्येक दिन के पिछले दिनों के अपेक्षा 1 मील अधिक जॉगिंग करता है। तो 2 सप्ताह में वो कितना जॉगिंग करेगा ये आपको बताना है। तो अब देखो, पहले तो बोला कि वो संडे को 3 मील आपका जॉगिंग करता है, और बोल रहा है कि जो बचे दिन है उसमें एक कंडीशन क्या दे रखा है कि जो बचे दिन है उसमें क्या हो रहा है कि वो हर एक दिन 1-1 मील पिछले वाले दिन के अपेक्षा ज्यादा दौड़ रहा। तो अब आपको बताना है 2 सप्ताह में कितने टोटल वो जॉगिंग करेगा। तो यहां पर सिंपली अब आपको पता है, अगर ये संडे को अगर ये 3 मील जॉगिंग कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, जो कंडीशन दे रखा है, तो संडे के बाद क्या आता है, मंडे आता है। तो मंडे को कितना वो जॉगिंग करेगा, 4 मील जॉगिंग करेगा। उसी तरीके से ट्यूसडे को कितना करेगा, 5 करेगा। ठीक है, वेडनेसडे यानी बुधवार को कितना करेगा, 6 करेगा। थर्सडे को कितना करेगा, 7 करेगा। और आपका फ्राइडे कितना करेगा, 8 करेगा। और फिर सैटरडे यानी शनिवार कितना करेगा, 9 करेगा। ध्यान से देखो, क्योंकि बोल रखा था बाकी जो दिन में होंगे वो प्रीवियस डे के अकॉर्डिंग आपका 1 मील अधिक दौड़ेगा। तो अब संडे जब 3 करेगा तो जाहिर सी बात है 4 मील, 5 मील, 6 मील, 7 मील, 8 मील, 9 मील। अब आपसे क्या बोला था, 2 हफ्ता में बताओ कितना वो जॉगिंग करेगा। तो जोड़ दो और 2 से गुना कर दो, बात खत्म। अब यहाँ पर भी देखोगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 तक का जोड़ना है। अब जैसा चाहो वैसा जोड़ सकते हो। 9 तक से जोड़ना है तो फर्स्ट आप 1 से लेकर 9 तक का पूरा जोड़ सकते हो। फर्स्ट अगर आप बात करेंगे पहली 9 प्राकृतिक संख्याओं का जोड़, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला से भी कर सकते हो। ये तो छोटा नंबर, आप इसको भरबली भी कर सकते हो। बट कुछ चीजों जो मैं आपको बता रहा हूँ आप उसको इस तरीके से भी डील कर सकते हो। तो आपको फॉर्मूला क्या होता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला n+1/2। ठीक है, तो 9 संख्या है तो आप 9 पहले तक जोड़ सकते हो। 9 1 10, देखो ये सब माइंड में होना चाहिए, बात समझो मेरा। 9 तो 9 1 10, 10/2 5, 9 गुना 5 45। बट ये 45 जोड़ होगा नहीं, क्योंकि 1 और 2 मिसिंग है यहाँ पर। तो 1 और 2 बोले तो 3 को आप माइनस करोगे तो 42 हो जाएगा। ये चीज आप बड़ा में भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको कोई बोल दे कि 10 से लेकर पूरा 40 तक का जोड़ना है, तो आप क्या करोगे, 10 से लेकर 40 तक जोड़ोगे नहीं, उस समय वही मैं बताना चाह रहा हूं, 1 से 40 तक का जोड़ोगे, फिर 1 से 10 तक का जोड़ के माइनस कर दोगे, वही आ जाएगा आपका। बात समझे। तो फिलहाल यहाँ पर 42 हो गया। 42 का डबल करोगे तो क्या हो जाएगा, 84, यानी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो जल्दी से। एक आयत जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर लंबी है, एक 5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में अंकित है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी क्या बोला है कि एक रेक्टेंगल विथ वन साइड ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 5 सेंटीमीटर। यानी क्या बोला है कि एक आयत जिसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर लंबी है, एक 5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में अंकित है। यानी अब देखो यहां पर कोई यानी एक सर्कल है। ठीक है, यहां पर कोई एक सर्कल है और सर्कल के अंदर में अब आपका कोई एक रेक्टेंगल है, समझना। ठीक है, सर्कल के अंदर में रेक्टेंगल है। अब बोल रहा है कि उस जो रेक्टेंगल है उसका एक भुजा 4 सेंटीमीटर है। चलो उसको बाद में देखेंगे।
अब मेरे को पहले ही बताओ, जो ये सर्कल का आपको व्यास यानी जो डायमीटर दे रखा है वो कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है। यानी सिंपली अगर आप समझो तो अब आपको समझ आ चुका होगा, यानी यही चीज आपको 5 दे रखा है। अब आपसे बोला था क्या था कि रेक्टेंगल का एक भुजा 4 सेंटीमीटर दे रखा था, यानी अब कुछ किसी को भी 4 मान लो ना, अब इसको 4 मान लो या फिर इसको 4 मान लो, अब तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अब आप ध्यान से देखोगे, ये अगर ये 5 है ये 4 है, तो आपको पता है यहाँ पर ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा। रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का चारों जो एंगल होता है क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो यानी आप डायरेक्ट यहाँ पर ट्रिपलेट दिख रहा है, 5 होगा, ये 4 होगा, तो ये क्या होगा, ये 3 होगा। सीधा सा बात है, 3 होगा। तो अब आप यहाँ पर नहीं बता दोगे कि आपका रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा। रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 4 गुना 3 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ये है, इसको ट्राई करो। 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम ने औसत 23 रन बनाए। यदि पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए तो अन्य खिलाड़ियों का औसत रन बताओ क्या होगा। तो 11 सदस्यों की क्रिकेट टीम में अगर 23 रन का औसत है, ठीक है, तो टोटल आप निकाल सकते हो सिंपली, कितना, 253 हो जाएगा। ठीक है, 11 का मल्टीप्लाई कर दोगे ना, टोटल जो टीम का रन बनाया वो कितना बना, 253 रन बनाया। अब उसमें से प्रथम खिलाड़ी आपका 113 रन बनाया था, तो इसका मतलब आप कह सकते हो जो जो बचे 10 खिलाड़ी होंगे वो कितना रन बनाया होगा, 140 रन बनाया होगा। तो वही बोल रहा है कि बचे वो जो खिलाड़ी होंगे उसका औसत बताओ। तो बचे वो खिलाड़ी का औसत अगर बात करोगे तो टोटल रन 10 खिलाड़ी का 140 है, और टोटल 10 खिलाड़ी रह जाएंगे, यानी औसत क्या होगा फिर, 14 रन होगा। यानी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। चले एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो। यहाँ पर क्या बोला, अपने पशुओं को चराने के लिए एक्स और वाई ने एक घास के मैदान 300 रुपए किराए पर लिया। यदि एक्स ने 10 पशुओं को 5 सप्ताह चराया तथा वाई ने आपका 15 पशुओं को 7 सप्ताह तक चराया, तो उन्हें आपस में किस अनुपात में किराया बांटना चाहिए। अच्छा, अब देखो सबसे पहले ये क्वेश्चन बनाने से पहले मैं आपको यहाँ पर हल्का कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा। इसका कॉन्सेप्ट होता है क्या, नॉर्मली देखो यहाँ पर क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है कि कोई एक एक्स और एक कोई वाई पर्सन है, ये लोग कोई आपका मैदान को रेंट पर लेता है। ठीक है, कोई आपका मान लो कोई फील्ड को वो रेंट पर ले रहा है, 300 रुपए के रेंट पर ले रहा है। अब क्या वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो एक्स है वो 10 जानवर को 5 हफ्ते के लिए चरा रहा है, यानी ग्रेज करवा रहा है। फिर वही बोला वाई जो है वो 15 जानवर को 7 सप्ताह के लिए ग्रेजिंग करवाया। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन ने पूछा है कि वो लोग किस अनुपात में पैसे देगा। तो देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो भी आदमी जितना भी जानवर को आपका चराएगा या फिर ग्रेजिंग करवाएगा खेत पर, तो वो उसी रेट से आपका पैसे पे करेगा। बात समझ गए, ये सीधा सा कॉमन सेंस की बात है। अगर मेरे पास 2 जानवर है, अगर मैं 1 हफ्ता के लिए अगर कोई फील्ड में उसको चराऊंगा या चरवाऊंगा, ठीक है, अगर आपके पास 4 जानवर है और 2 हफ्ता अगर आप चरवाओगे, तो इसका मतलब क्या है, कौन ज्यादा पैसा पे करेगा, आप करोगे, क्योंकि आपका जानवर ज्यादा है, वो आपका ग्रेजिंग कर रहा है, यानी वो आपका चारा खिला रहा है आप उसको ज्यादा, तो आप उतना ज्यादा पैसा दोगे। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट यही है कि जो भी जितना भी आपका आपका जो जानवर जितना दिन तक वो चरेगा वो उसी रेशियो में पैसा पे करेगा। यानी सिंपली आप इसको M1 D1 वाला कॉन्सेप्ट से आप इसको रिलेट कर सकते हो। ठीक है, टाइम नंबर का M1 D1 वाला कॉन्सेप्ट से ही आप इसको रिलेट कर सकते हो। इसका मतलब ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। अगर एक्स 10 एनिमल को 5 हफ्ते के लिए चराया है और आपका जो वाई है वो 15 जानवर को 7 हफ्ते के लिए चराया है, तो इसका मतलब ये इसी रेशियो में पैसा को पे करने वाला है। तो 5 से काटेंगे, ये 3 बार में हो जाएगा, और कुछ कट रहा तो काट दो। तो ये 10 और ये 21, और कुछ नहीं कट रहा, यानी इसी अनुपात में ये लोग पैसे पे करेगा। अब आपको टोटल 300 रुपए ले रखा था, 300 रुपए का रेंट में, तो आपसे फिलहाल पूछा था किस अनुपात में, यानी 10 और 21 के अनुपात में। आपसे किसी एक का भी पूछ सकता था, बात समझ रहे हो, तो आप बता सकते हो। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलो एक क्वेश्चन इसको जल्दी से ट्राई करो। बोला है समान लंबाई वाली 2 रेलगाड़ी एक टेलीग्राफ के खंभे को क्रमशः 10 सेकंड तथा 15 सेकंड में पार करती है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है तो विपरीत दिशाओं में चलते हुए एक दूसरे को कितने समय में वो पार करेगा। तो सिंपली आपको पता है कि अगर कोई 2 रेलगाड़ी है, पोल को पार कर रहा है 10 सेकंड में 15 सेकंड में, तो सबसे पहले आप स्पीड निकालना जानते हो। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। यानी अगर मैं बात करूं यहाँ पर अगर 2 ट्रेन है, अगर दोनों ट्रेन का अगर मैं स्पीड निकालूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100, क्योंकि दोनों का लंबाई सेम है, 120/10 यानी ये 12 मीटर पर सेकंड होगा। और ये इसका हो जाएगा कितना का स्पीड आपका,
120/15 यानी इसका स्पीड हो जाएगा आपका 8 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड आ गया। तो सिंपली अब आपको पता है ये अगर स्पीड है दोनों ट्रेन का, तो अब दोनों आपस में मतलब विपरीत आ रहा है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। तो अपोजिट डायरेक्शन में मेरा स्पीड क्या होता है, रिलेटिव स्पीड, दोनों का स्पीड ऐड हो जाता है। ये आपको पता है दोनों का स्पीड ऐड हो जाता है, और डिस्टेंस दोनों का ट्रेन का लंबाई ही होगा, यानी 120 प्लस 120, क्योंकि दोनों ट्रेन का लंबाई सेम है। आपसे समय पूछा था यानी टी बता दो। तो S1 प्लस S2 बोले तो कितना हो जाएगा, 12 और 8 20 हो जाएगा, और यहाँ 240, यानी कितना हो जाएगा टाइम, 12 सेकंड हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। एक क्वेश्चन इसको जल्दी से ट्राई करो। ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी 20 दिन में कर सकते हैं, सी और ए 10 दिन में कर सकते हैं। तो ए बी सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे बताओ, 10 सेकंड के अंदर बताओ। आंसर क्या हो जाएगा, 10 दिन हो जाएगा। पॉपुलर डेटा है, पॉपुलर क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का ये क्वेश्चन ना आए एग्जाम में, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है। अब तो आपके ये एनटीपीसी के जो सीबीटी एग्जाम 1 जो हुआ था, उसमें 3-3 करके ये यही सेम फॉर्मेट में 3-3 लोगों को करके दे रखा था। ठीक है, 3-3 लोगों को करके दे रखा था, ABC BCD और DEF ऐसे ऐसे करके दे रखा था। कॉन्सेप्ट सेम है, जैसे आप इसको करते हो वैसे आप उसको भी कर सकते हो। अब आप इसको भी जैसा चाहो वैसा बना सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला पे भी बैठा सकते हो, आपकी मर्जी है। A प्लस बी की अगर बात करेंगे ये आपका 12 दिन में कर रहा है, B प्लस सी की अगर बात करेंगे ये 20 दिन में कर रहा है, और C प्लस ए मिलकर आपका 15 दिन में कर रहा है। टोटल वर्क आपको पता है 60, यानी ये 5, यानी ये 3 और ये 4, तो टोटल अब आपका काम है 60। अब आपको पता है यहां पर अगर मैं बात करूं 5 3 8 और 8 4 12, ठीक है, 5 3 8 8 4 12, यानी ये लोग मिल के काम करेंगे तो 12 यूनिट कर पाएंगे। मगर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सभी लोगों का काम डबल डबल आपका क्षमता से हो रहा है, क्योंकि सभी लोग डबल डबल काम कर रहे हैं, यानी 2 टाइम्स की अगर बात करें, यानी ये सभी लोग जब मिल के काम कर रहे हैं तो कितना यूनिट कर पाएंगे, 5 3 8 8 4 12। तो अगर मैं यही 12 को अगर मैं यहाँ पर काट दूं, यानी 2 से आप समझ सकते हो, अगर ये लोग मिलकर अगर 12 यूनिट कर रहे हैं मिलकर, तो अगर ये पूरा काम करेंगे तो कितने लगेंगे, 5 दिन। मगर ध्यान दीजिएगा ये डबल डबल जब क्षमता से काम करेंगे तभी 5 दिन लगेंगे। तो आपसे पूछा था सीधा सीधा ABC मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे, यानी सिंगल क्षमता में काम करेंगे, तो यानी 2 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी कितना हो जाएगा आपका ये 5 2 10 दिन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन इसको जल्दी से ट्राई करो। एक डिब्बे में 100 नीले गोले और 50 लाल गोले और 50 काले गोले हैं, तो 25% नीले गोले और 50% लाल गोले निकाले गए, तो क्या बोला, तो काले गोले का प्रतिशत बताओ क्या होगा। अच्छा अच्छा, परसेंटेज पूछ रहा है आपसे, मुझे लगा ये आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कोई एक डिब्बा में आपका 100 ब्लू बॉल है, ठीक है, ये आपका ब्लू बॉल है, और ये 50 आपका रेड बॉल है, और जो आपका 50 जो बॉल है वो आपका ब्लैक बॉल है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले से बोल रखा है कि 25 नीले गोले, ठीक है, सॉरी गोले है ना, बॉल मैं बोल रहा हूँ, 25% नीले गोले और 50% लाल गोले निकाले गए, यानी इसमें से अगर आप 25% निकाल दोगे तो बचेगा कितना, 75 बचेगा। इसमें से अगर आप 50% अगर आप निकाल दोगे लाल गोले को, तो बचेगा कितना, 25 बचेगा, और ये आपका एज इट इज रह जाएगा। आपसे क्वेश्चन है पूछा था कि काले गोले का प्रतिशत बताओ, तो काले गोले अब कितने रहेंगे आपसे भी पूछा है, तो टोटल कितना है, 25 और 100 और 150, यानी 50/150। 50/150 बोले तो कितना हो जाएगा, एक तिहाई, एक तिहाई बोले तो 33 एक सही 3%, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। चलिए एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, एक वस्तु 20% के लाभ पर 300 रुपए में बेची गई है, यदि वह 235 में बेची जाती तो हानि प्रतिशत बता दो क्या होगा। सेम उसी फॉर्मेट का क्वेश्चन है, 20% का लाभ बोले और आपका 300 में बेचा गया, यानी 120% का वैल्यू आपको 300 में दे रखा है, तो 100% का वैल्यू आप निकाल सकते हो। ठीक है, 100% का वैल्यू निकाल सकते हो, तो यहाँ पर अगर आप 100% का वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे तो क्या हो जाएगा, 12 तो 24, यानी 2.5 बोले तो आपका 100, यानी 1% का वैल्यू 2.5 है, तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 250 हो जाएगा, यानी 250 का माल आपका कितने बिका है, 235 से बिका है, तो कितने रुपए का लॉस हो रहा है, 15 रुपए का लॉस हो रहा है। मगर परसेंटेज में पूछा है तो 15/250 सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 50 से काटेंगे 2 बार में, ये 5 बार में 3, यानी 3 2 6, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो जितने भी भरबली बताए थे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। एक क्वेश्चन इसको पूछा गया था, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3 इज, 3 के पहले 9 गुणाजों का औसत क्या होगा।
ये रेलवे ग्रुप डी में भर भर के पूछा गया था। 8 के फर्स्ट 4 मल्टीपल का एवरेज बताओ। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे आपके। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3, यानी 3 के पहले 9 गुणाजों का औसत बताओ क्या होगा। यानी अगर पहले की बात करो 3, 6, 9, 12, 12 के बाद कितना हो जाएगा, 12, 15, 18, 21, 24, 27, कितना हो गया, 3, 3, 6, 3, 9। अब देखो ये तो छोटा क्वेश्चन था, आप इसको भरबली भी कर लिए। आपको पता यही 3 का फर्स्ट 9 मल्टीपल यही ना होगा। आपसे औसत पूछा है, औसत आपको पता होना चाहिए। अगर औसत की बात करेंगे तो क्या होता है, सम ऑफ द नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। अब यहाँ पर वैसे करने का जरूरत नहीं है। आपको पता है यहाँ पर जो अगर बात करेंगे सभी नंबर के बीच में जो गैप है वो क्या है, सेम है। ये चीज मैंने आपको बताया था, जब सभी नंबर के बीच में गैप सेम हो तो बीच वाला नंबर ही आपका क्या कहलाता है, औसत कहलाता है और मध्य भी कहलाता है। तो सीधा सीधा अगर 9 नंबर की बात करें यहाँ पर बीच में, बीच वाला नंबर कौन सा होगा, यहाँ से आप 4 हटा दो और यहाँ से 4 हटा दो, यानी बचा नंबर कौन है, 15। यानी इसका औसत सीधा सीधा 15 होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो। यहाँ पर क्या बोला है, 180 रुपए के भाव बताए गए, एक सेकंड, क्या बोला है कि 180 रुपए भाव बताए गए जुराबे के 1 दर्जन जोड़े 20% छूट पर उपलब्ध है। 48 रुपए में जुराबे के कितने जोड़े खरीदे जा सकते हैं। अच्छा बताओ। यानी सिंपली क्या बोल रहा है, जो सॉक होता है, सॉक यानी जो मोजा जिसको हम लोग बोलते हैं, बोल रहा है कि अ डजन पेयर ऑफ सॉक्स क्वार्टेड एट 180 रुपीज पर अवेलेबल एट डिस्काउंट ऑफ 20%। यानी जो जुराबे का जो कीमत है वो 180 रुपया का प्रिंटेड है, आप इसको समझ सकते हो, मगर 20% का छूट पर मिल रहा है। यानी 20% का अगर डिस्काउंट में अगर ये चीज मिल रहा है तो इसका मतलब वो कितने में मिल रहा होगा। यानी आपका मैं कह सकता हूं अगर 20% का डिस्काउंट यानी 18 तो 36 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कितने में मिल रहा होगा वो चीज, 144 रुपए में मिल रहा होगा। समझ रहा, 144 रुपए में मिल रहा होगा। यानी अब आपसे बोला है कि 48 रुपए में जुराबे के कितने जोड़े खरीदे जा सकते हैं। यानी अगर 144 रुपए में अगर आपका वो बिक रहा है तो 144 रुपए में यानी देखो कितना जोड़ा आपका आ रहा है। यानी आपसे बोला था 180 रुपए के भाव बताए गए जुराबे के 1 दर्जन जोड़े थे, तो 1 दर्जन बोले तो 1 दर्जन में आपको पता है 1 दर्जन में 12 होता है, तो यानी 144 रुपए में 12 जोड़े आपका मोजा मिल रहा है। तो इसका मतलब आपका कह सकते हो कि एक जोड़े का दाम कितना होगा, 12 रुपए होगा। तो 48 रुपए में कितना आएगा आपका, कितने जोड़े आएगा, 4 जोड़े। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, जल्दी से बताओ। ए और बी मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। वो एक साथ काम शुरू करते हैं परंतु 2 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। यदि काम पूरा करने में 2 दिन लगे तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता था, बताओ। जल्दी से बताओ, जैसा माना है आपको वैसा बनाओ। सिंपली अगर बोल रखा है ए और बी मिलकर किसी काम को 3 दिन में कर सकता है, तो ए और बी अगर किसी काम को मिलकर अगर 3 दिन में कर सकता है तो मतलब कर सकता होगा। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, टोटल दोनों का वर्क को बस सेम कर रहे हैं। ठीक है, तो ए और बी मिलकर अगर किसी काम को 3 दिन में कर सकता है। अब क्या बोला, वो एक साथ काम शुरू करते हैं परंतु 2 दिन के बाद, यानी 2 दिन तक के बाद ही आपका कोई ड्रामा हो रहा है। यानी 2 दिन तक तो वो लोग मिलकर साथ काम किया होगा, परंतु 2 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया और यदि काम पूरा करने में 2 दिन और लग जाते हैं। तो अगर आपको पता है अगर बी अगर बीच में ड्रामा कर दिया, वो काम छोड़ दिया, तो इसका मतलब 2 दिन आपको एक्स्ट्रा और लगा, तो इसका मतलब 2 दिन आपका ए अकेला काम किया होगा। तो बस अब सॉल्व करो दोनों, यानी आपका वर्क को मैंने सेम कर लिया है। अब तो अब इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ से ए और बी का रेशियो निकलेगा। ठीक है, अभी बना नहीं है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये 3A हो जा रहा है और यहाँ पर आपका 3B हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, 2 और 1 4A हो गया और साथ में आपका ये 2B हो गया। तो ये आपका ए वहां चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और यहाँ पर आपका बी आ जाएगा तो ये आपका बी हो जाएगा। यानी ए और बी के बीच में मतलब आपको रिलेशन समझ आया। यानी ए और बी जो है वो दोनों सेम इफिशियंट का है, यानी दोनों जो काम है दोनों का क्षमता एक ही है। तो इसका मतलब आप समझ चुके हो, यानी ए और बी के बीच में जो आपका अनुपात होगा काम करने का वो 1-1 रेशियो का होगा। अब आप बना लो। तो बी आपका पूछा है कि बी अलोन अगर कितने दिन में काम को खत्म कर सकता है, तो टोटल वर्क आप निकाल सकते हो। अगर दोनों मिलकर अगर एक एक अगर ये अगर 1 यूनिट करता है तो ये भी 1 यूनिट करता है, तो दोनों मिलकर कितना यूनिट करेगा, 2 यूनिट करेगा। तो टोटल वर्क होगा कितना, तो 3 दिन में मिलकर काम खत्म कर रहा था, यानी 2 गुना 3 यानी 6 हो जाएगा। यानी टोटल काम 6 है, अगर बी अकेला करेगा तो कितना दिन लगेगा,
6 दिन लगेगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगर ए के बारे में पूछता तो भी उसको भी 6 दिन लगेगा। चलिए एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो। अब यहाँ पर क्या बोला, ए बी से 20% कम काम करता है। यदि ए एक काम को 7.5 घंटा में पूरा कर सकता है तो बी उसे कितने घंटों में काम को कर सकता है, बताओ। तो यहाँ पर सिंपली अब आपको वही बोल रखा है कि ए बी से 20% कम काम करता है। तो इसका मतलब अगर मैं बात करूँ, अगर इसका इफिशियंसी का बात करूँ, तो अगर ये बी अगर 5 काम करेगा तो ये कितना करेगा, 80% उसका करेगा, यानी ये 4 काम करेगा। सीधा सा बात है, यानी ये क्या आ गया, मेरा इफिशियंसी का रेशियो आ गया उनके बीच में। अब आपको बोल रखा था कि अगर ए अगर पूरा काम को 7.5 घंटा में कर सकता है तो टोटल वर्क आप निकाल सकते हो। अगर ए का क्षमता अगर वो 4 काम करने का है तो 7.5 घंटा में वो टोटल कितने काम कर पाएगा, 30 काम कर पाएगा, यानी यही मेरा टोटल वर्क हो गया। अब आपसे पूछा है कि बी कितना काम समय में करेगा, तो बी का क्षमता 5 काम करने का, यानी वो कितना समय लेगा, 6 घंटा लेगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। चलिए ये मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो। यहाँ पर बोला रेशनल नंबर बिटवीन, इसके बीच में आपको परिमेय संख्या आपको बताना है कौन सा होगा। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर होता क्या है, कोई भी संख्या अगर p बाई क्यू फॉर्म में हो वेयर q नॉट इक्वल टू 0, वो संख्या क्या कहलाता है, मेरा परिमेय संख्या कहलाता है। अगर यहाँ पर बात करेंगे 3/4 और 3/8, ध्यान से देखो 3/4 और 3/8, अगर इसके बीच में अगर रेशनल नंबर की बात कर रहा है तो 3/4 का तो वैल्यू आपको पता है, ये 0.75 होता है 3/8 की अगर वैल्यू की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1/8 मतलब होता है क्या, 0.125 और उसका 3 गुना, यानी कितना हो जाएगा 0.375, यानी इसके बीच में जो भी नंबर आएगा वही मेरा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। अब आप ध्यान से देखो पहला क्या, 12/7 यानी 1 पॉइंट समथिंग होगा कुछ, यानी तो कभी होगा ही नहीं ना, ये कभी हो सकता है 7/3, यानी कितना हो जाएगा, ये तो 2 पॉइंट समथिंग हो जा रहा है, 2.33 हो जा रहा है, यानी ये भी इसका कभी नहीं हो सकता। 16.9 यानी ये भी 1 पॉइंट समथिंग होगा, यानी सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9/16, क्योंकि यही इसके बीच में लाई कर रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 9/16, चूंकि ये क्या है रेशनल नंबर के फॉर्म में, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि आप लोगों के लिए हमेशा की तरह होमवर्क क्वेश्चन, तो इसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये आपको सेशन पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा, और चैनल पहली दफ़ा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और जैसे कि मैं बता चुका हूँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करो। मैं आने वाले दिनों में मैं आपके लिए बहुत कुछ सोच रखा हूँ, बट सारा कुछ आप लोगों के सपोर्ट के द्वारा ही हो सकता है, तो इसलिए जितना हो सके आप लोग सपोर्ट कर सकते हो करो, ठीक है। चलिए फिलहाल आप इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं फ्रेंड के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।